करंट अफेयर्स को हमने कवर अप कर लिया था। अब हम लोग इन सब के बाद आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि लगभग लगभग आप देखेंगे कि 50 क्वेश्चंस के अराउंड हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप सभी छात्रों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी छात्र जुड़ जाएं और हम लोग आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्या है, बिहार 50 क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे फॉर 72nd बीपीएससी। हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस है, वह क्वेश्चंस जिनके पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। ठीक है, तो शुरुआत करें। बता दो भाई लोग, एक बार अगर सभी लोग अवेलेबल हैं, सभी लोग प्रेजेंट है, तो एक बार अपना ये बोल देना, एक बार जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। अगर आप सभी लोग अवेलेबल हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। हम लोग अपना जो क्लास है वो क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। और आप सभी छात्रों को देखना है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, बिहारी योद्धा पुरस्कार। ध्यान से देखेंगे, बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस व्यवस्थागत चुनौती के समाधान के लिए की गई थी। तो अब हम लोग ध्यान से सुनेंगे, बिहारी योद्धा इनाम पुरस्कार योजना जो है ये है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, योजना का नाम है बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना। बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे क्वेश्चन दिया गया है, बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना। और इस योजना का जो नाम है मुखबिर योजना भी है। ठीक है, बिहारी योद्धा पुरस्कार योजना, पुरस्कार योजना का क्या नाम है, मुखबिर प्रोत्साहन योजना भी इसका नाम है। मुखबिर 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 प्रोत्साहन योजना, मुखबिर प्रोत्साहन योजना। अब ये मुखबिर प्रोत्साहन योजना क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं। मुखबिर प्रोत्साहन योजना, अब ये मुखबिर प्रोत्साहन योजना क्या है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या था सो समझेंगे सभी लोग। ठीक है सर जी, पीडीएफ मिल जाएगा भाई, सभी लोगों को पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहे। मैं टेलीग्राम चैनल, परफेक्शनाइज टेलीग्राम चैनल पे इसके पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा। अभी पहले सभी लोग देखें। तो ये जो मुखबिर प्रोत्साहन योजना है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या है कि बिहार में अवैध खनन किया जाता है, आपको पता होगा। और बिहार में बेसिकली कई जगहों पे अवैध खनन होता है। ऐसे सिर्फ बिहार में ही नहीं होता है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसी प्रक्रियाएं हैं, लेकिन बिहार में अवैध खनन जहां भी होता है। और बेसिकली किस चीज का अवैध खनन होता है, तो बिहार में सबसे ज्यादा जो संसाधन के रूप में, मिनरल्स के रूप में है, वो क्या है, बालू है। ठीक है, बालू है, तो बालू का अवैध खनन होता है। और जब बालू का अवैध खनन होता है तो उससे क्या होता है, उससे जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, ये पर्यावरण, उसका नुकसान होता है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है। ठीक है, संसाधनों की बर्बादी होती है। तो इसमें बिहार सरकार ने एक योजना चलाई, जो योजना बिहार सरकार के खनन और भू तत्व विभाग द्वारा प्रबंधित था। योजना जो था बिहार सरकार के खनन खनन और भू तत्व खनन और भू तत्व विभाग द्वारा प्रबंधित था, भू तत्व विभाग द्वारा प्रबंधित था। और इस योजना के तहत ये बोला गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि किसी कोई भी व्यक्ति जो कि क्या कर रहा है, बालू का खनन कर रहा है, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर छोटी गाड़ियां पकड़ाती हैं, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह, छोटी गाड़ियां पकड़ाती हैं, छोटी गाड़ियां पकड़ाती हैं जैसे ट्रैक्टर वगैरह, तो छोटी गाड़ियां जब पकड़ाती हैं तो इसके लिए, इस छोटी गाड़ियों के बारे में अगर कोई जानकारी प्रदान करता है तो उसको 5,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। और अगर कोई बड़ी गाड़ियां पकड़ाती हैं, बड़ी गाड़ियां, ठीक है, बड़ी गाड़ियां पकड़ाती हैं जैसे ट्रक वगैरह, तो उसके लिए 10,000 रुपये का इनाम, 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तो दो बातें हैं यहाँ पे, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुखबिर प्रोत्साहन योजना। एक बात और जान लो कि ये जो आपको बताएगा उसकी जानकारी, ठीक है, जानकारी जो है वो गोपनीय रखी जाएगी, जानकारी गोपनीय रखी जाएगी, जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। और ये जो पैसा दिया जाएगा वो डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसा दिया जाएगा। ठीक है ना। पैसा जो है वो किसके माध्यम से दिया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है ना। तो अब इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो
क्या ये नौकरशाही को समाप्त करने के लिए है, नौकरशाही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। सीमा सुरक्षा में खुफिया जानकारी से संबंधित है? बिल्कुल नहीं। तो किस चीज से? अवैध खनन में होने वाले राजस्व के नुकसान और पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा, कर्बिंग रेवेन्यू लीकेज एंड द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन फ्रॉम द इलीगल माइनिंग। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो ये जो मैंने फैक्ट्स लिखे हैं, इन फैक्ट्स को एक बार अपने आंसर्स में, अपने कॉपी में लिख लेना। अब आपके कुछ कमेंट्स हैं, उसके भी मैं आंसर कर देता हूँ। कमेंट है, सर ज्योग्राफी का मैराथन लीजिएगा ना? एकदम भाई, 100% ज्योग्राफी का मैराथन लेंगे। ठीक है, एकदम लेंगे। सादाब, ठीक है ना? एंड विशाल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। लेट से आते हैं, सॉरी भाई, अब लेट से नहीं आएंगे। ठीक है, तो एकदम ज्योग्राफी का मैराथन लेंगे। एकदम आप लोगों को प्रॉमिस करता हूँ कि ज्योग्राफी का जो मैराथन है वो चलेगा अभी आप लोग का। ठीक है, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो हो गया वो हो गया बी, और मैंने आपको इसके बारे में समझा दिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भागलपुर में, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, कि भागलपुर में, है ना, भागलपुर में पहले प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। तो यहां से एक फैक्ट आ गया, पहला, कि भागलपुर में बिहार का पहला प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान। ऐसा नहीं है कि अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान है, मतलब रेसिड्यू, ठीक है, अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान है, लेकिन ये कौन से अवशिष्ट की बात कर रहा है? प्लास्टिक अवशिष्ट। प्लास्टिक अवशिष्ट का मतलब क्या हो गया? प्लास्टिक अवशिष्ट की बात कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो कि घर में क्या होता है कि घर में जो है कुर्सी वगैरह, प्लास्टिक का कुर्सी या कोई भी प्लास्टिक वेस्ट है, तो प्लास्टिक वेस्ट को, उसका प्रबंधन के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए कहाँ पे संस्थान खोला गया है? तो भागलपुर में। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो यहीं पे है कि भागलपुर में पहले अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान की स्थापना है। और राज्य के किस व्यापक उद्देश्य के साथ संरचनात्मक रूप से मेल खाती है? तो ये क्यों किया गया है? ठीक है, क्यों ये मेल, इसके किसी से मेल खाती है? सर क्या आपने पूछा है? सर बिहार का मैराथन भी जाए कि उसको छोड़कर? मैं देखता हूँ, बिहार स्पेशल का भी हो जाएगा। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहें। ठीक है, बिहार स्पेशल का भी मैराथन हो जाएगा, आप एकदम निश्चिंत रहे। हर चीज, बहुत सारी चीजों का पिटारा आपके लिए खुलने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे मैराथन सेशन, है ना, ये सारे आपको मिलने वाले हैं। और जो भी छात्र पहले से मेरे से ज्योग्राफी पढ़े हुए हैं, उनको जब ज्योग्राफी का मैराथन सेशन होगा तो वो क्लास की चीजें, जितनी भी चीजें आपने पढ़ी होगी, मैंने लगभग 100 बैचेज में तो ज्योग्राफी पढ़ा ही होगा, तो आपने जो 100 बैचेज में जो ज्योग्राफी पढ़ा होगा, तो जब आप उसका रिवीजन करेंगे, मैराथन सेशन करेंगे, तो आपको सारी चीजें याद आएंगी, सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। तो एकदम निश्चिंत रहिए और मैराथन सेशन के थ्रू जुड़ेंगे, हम लोग आपको सारा कुछ करेंगे, बताएंगे। बिहार ज्योग्राफी का, बिहार हिस्ट्री का, पूरा बिहार स्पेशल का मैराथन सेशन, उसके बाद ज्योग्राफी का मैराथन सेशन, करेंट अफेयर्स का सेशन तो चल ही रहा है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि भागलपुर में पहले प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है, ये बात तो आप लोगों ने सुन लिया कि भागलपुर में पहले अवशिष्ट प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है। अब यह स्थापना कहाँ पे किया गया है? तो भागलपुर में एक जगह है, जगह का नाम है अलीगंज। भागलपुर में एक जगह है, जगह का नाम है अलीगंज। अलीगंज में, क्योंकि बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है तो थोड़ा रीजनल चीजें, अलीगंज आपको याद रखना है कि अलीगंज में प्लास्टिक अवशिष्ट जो संस्थान है इसकी स्थापना की गई है। आपको पता होगा कि भागलपुर में सिपेट करके एक संस्थान है, सिपेट, ठीक है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग का संस्थान है। उस सिपेट संस्थान में ही इसकी स्थापना की गई है। और ये क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है कि प्लास्टिक जो है उसके प्रोडक्शन को कम किया जाए, उसके प्रोडक्शन को रोका जाए, और प्रोडक्शन को रोका जाए, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रोडक्शन को रोका जाए। दूसरा पॉइंट, प्लास्टिक के प्रोडक्शन को रोका जाए। दूसरा पॉइंट, जो प्लास्टिक है उसका जो यूजेज है,
ठीक है, वेस्ट है, जो प्लास्टिक वेस्ट हो गया उसका जो यूजेज है उसके यूजेज को कम किया जाए। इससे जो कार्बन का एमिशन होता है प्लास्टिक के यूज से, जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, उस इन्वायरमेंट के डिग्रेडेशन को को कम किया जाए। और जो प्लास्टिक सिस्टम के अंदर आ गया है उसी को रीयूज किया जाए। आप लोगों ने को अगर पता होगा तो रिसेंटली आपने सुना होगा कि कई बार क्या किया गया है, रिसेंटली आपने सुना होगा कि कई बार ऐसा कहा गया है कि जो ये प्लास्टिक्स हैं उनसे हम प्लास्टिक से रोड बनाएंगे, प्लास्टिक से हम लोग रोड भी बनाएंगे। तो प्लास्टिक से रोड बनाने से क्या होगा, जो वेस्टेज ऑफ जो प्लास्टिक जो कि सिस्टम के अंदर, जो कि इन्वायरमेंट के अंदर आ चुका है, क्योंकि आपको पता होगा कि ये एक बार आ जाने के बाद जो प्लास्टिक मटेरियल से उसको अगर आप जलाओगे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा, अगर आप उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज करोगे इन्वायरमेंट को डिग्रेड करेगा। तो उसको हम लोगों को रीयूज ही करना है। तो अब इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, मैंने जो पॉइंट्स बताया अब उसको समझना है। तो पहला कि पेट्रोकेमिकल पुनर्चक्रण सुविधाओं का केंद्रीकरण करना, ऐसा तो होगा नहीं। टीयर 2 के शहरों में शहरी स्वच्छता ढांचे का निजीकरण, ये निजीकरण से रिलेटेड तो कुछ है नहीं। औद्योगिक पैकेजिंग से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को पूरे तरीके से समाप्त करना। तो प्लास्टिक्स को, अब ये दोनों में से लग रहा है कि दोनों में से कुछ हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक के यूज को खत्म करना इंडस्ट्रियल रीजन में, ऐसा इसका कुछ मोटिव नहीं है। इसका मोटिव क्या है कि चक्रीय अर्थव्यवस्था और तकनीकी अवशिष्ट प्रसंस्करण की ओर संक्रमण, ट्रांजिटिंग टुवर्ड्स ए लोकलाइज्ड सर्कुलर इकोनॉमी एंड टेक्निकल वेस्ट प्रोसेसिंग। जो टेक्निकल वेस्ट, जो वेस्ट है उसको प्रोसेस करके फिर से इसके अंदर इन्वायरमेंट के अंदर उसको क्या कर देना, यूटिलाइज कर देना। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा ए। चले चले आगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन था अपना। थर्ड क्वेश्चन है किलकारी बच्चा बैंक। ठीक है, किलकारी बच्चा बैंक मॉडल जिसे हाल ही में महाराष्ट्र द्वारा अपनाया गया है, मूल रूप से बिहार में किस विकास हेतु बनाया गया था? तो ये बच्चों के लिए बैंक है, इसलिए इसका नाम है किलकारी बच्चा बैंक। किसके लिए बैंक है? बच्चों के लिए। अब ये बच्चों के लिए बैंक है, पहली बात तो समझ लेना। सबसे पहली बार बिहार ने इस मॉडल को अपनाया था 2009 में। बिहार ने किलकारी बच्चे बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, और इसलिए स्थापना की थी कि बच्चों को जो फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल अवेयरनेस को फैलाने के लिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस को फैलाने के लिए किलकारी बच्चा बैंक की स्थापना की गई थी अभी रिसेंटली। और उसके बाद बिहार ऐसा करने वाला पहला स्टेट था, और उसके बाद रिसेंटली अभी महाराष्ट्र ने इसको अपनाया है। ये जो मोटिव है, ये जो स्कीम है, इस स्कीम को अपनाया है। और महाराष्ट्र ने जो बैंक खोलेंगे, महाराष्ट्र में जो बैंक खोला जाएगा, इस बैंक का नाम होगा बच्चा बैंक। ठीक है, या चाइल्ड बैंक इसको कहा जाएगा। बिहार में क्या नाम है? किलकारी बच्चा बैंक। और महाराष्ट्र में जो होगा उसका नाम होगा चाइल्ड बैंक। महाराष्ट्र में जो बैंक खोला जाएगा बच्चों के लिए उसका नाम होगा चाइल्ड बैंक। ये जो बैंक होंगे इसमें क्या होगा कि बच्चों के द्वारा मैनेज किया जाएगा, बच्चों को अवेयरनेस फैलाया जाएगा कि फाइनेंशियल कैसे सेविंग करनी है, कैसे फाइनेंस को ट्रांजेक्शन करना है, कैसे फाइनेंस का यूटिलाइजेशन करना है ना। ये सारी बातें जो है इनको बताया जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, नामांकन से संबंधित है नहीं, पोषण से संबंधित है नहीं, डिजिटल शिक्षा से संबंधित है नहीं, तो बच्चों के बीच वित्तीय साक्षरता को फैलाने के लिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको कर सकते थे। नेक्स्ट है पटना हवाई अड्डे की भीड़भाड़ को कम करने के लिए स्वीकृत किया गया नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो एक बार बता देता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना के बगल में बिहटा में खोला जा रहा है। ठीक है, रूस की कंपनी जो है इसमें हेल्प कर रही है और बिहटा में खोला जा रहा है। ऐसे पटना का जो एक दबाव है, भीड़ भाड़ वाले इलाके का दबाव है, इसको कम करने के लिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके का दबाव है इसको कम करने के लिए पटना के बिहटा के अलावा सोनपुर में भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है और ज़्यादा न्यूज़ में रिसेंट में अभी वही है। नेक्स्ट है केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट में किस जिले में भूजल की गिरावट की उच्चतम दर और यूरेनियम के अंश अर्जित किए गए हैं? तो एक बात बता देता हूं कि जो केंद्रीय भूजल बोर्ड है, ठीक है, केंद्रीय भूजल बोर्ड है CGWB, इसकी रिपोर्ट में सबसे ज्यादा जो गिरावट है, सबसे ज्यादा गिरावट वो सिवान
सिवान एक जिला है। सिवान जिले में का जो भूमिगत जल है, भूमिगत जल के में यूरेनियम की मात्रा या भूमिगत जल के एकदम डिप्लीशन की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखा गया है, तो सिवान में देखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सिवान हो जाएगा। ठीक है, इस बीच में आप देख रहे होंगे करंट अफेयर्स का बैच आप लोग का चल रहा है, बहुत सारे छात्र आप लोग में से जुड़े भी होंगे और वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको पढ़ाया है। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों ने बोला कैमूर नहीं, सिवान जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, पचना से लेकर सरमेरा को जोड़ने वाली बिहार की पहली ग्रीनफील्ड सड़क का उद्देश्य, बिहार की पहली ग्रीनफील्ड सड़क का उद्देश्य जो है वो किन जिलों के बीच लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो अब अगर आपको लोकेशंस पता है तो आपका काम हो जाएगा। पचना सरमेरा जो है वो नालंदा में है, तो अब अगर नालंदा किसी को पता होगा तो ऑप्शन में ये है, आंसर इसका बी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग एलिमिनेट करके भी आंसर्स को कर सकते हैं, आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लखीसराय से लेकर कहां तक का। नेक्स्ट है कि बिहार की कृषि पहलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रसंस्करण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया गया था। तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का उद्घाटन किया गया, लेकिन दरभंगा में नहीं, कहां पे किया गया, पूर्णिया में किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। ठीक है भाई, तो फर्स्ट जहां जहां है उसको हटा दो, आंसर बन जाएगा 2 और 3। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसमें दो स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। बिहार वैश्विक उत्पादन में अपना वर्चस्व रखता है और लगभग 80% से अधिक मखाना के उत्पादन में योगदान देता है। एकदम करेक्ट है कि बिहार का मखाना के उत्पादन में जो योगदान है वो 80% से ज्यादा है, 90% तक है। दूसरा, बिहार मिथिला मखाना को अगस्त 2022 में, इट इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट, ये वीवीआई फैक्ट है, याद कर लो एकदम ध्यान से, मैं स्टार लगा देता हूं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मखाना से संबंधित जितने भी डेटा हैं आप सारे डेटा को कलेक्ट करके रखना। देखो जैसे मखाना से संबंधित कौन कौन सा ऐसा चीज है जहां पर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं 2-3 बातें बताता हूं बिहार स्पेशल के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे मखाना से क्वेश्चंस बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो मखाना से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, और किसी से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत ज्यादा, तो अभी देखना मेट्रो का उद्घाटन हुआ था लास्ट ईयर, है ना, तो मेट्रो के जितने भी फैक्ट्स हैं वो देख लेना। अब देखो मेट्रो का जब क्वेश्चन पूछेगा तो 2-3 फैक्ट में क्वेश्चन पूछेगा, एक फैक्ट आपको पता होगा, 2 फैक्ट पता होगा और एक फैक्ट नहीं पता होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सारे जो पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे राजगीर में जो है आपको पता होगा कि स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कब हुआ, अब उसके बारे में छोटे छोटे फैक्ट्स भी कलेक्ट करके आपको रखना है। तो इस तरीके से जब आप स्ट्रैटेजिकल जब प्रिपरेशन करते हैं, स्ट्रैटेजी के साथ जब आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली जो होता है वो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, ठीक है, एकदम इधर उधर नहीं, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा और एकदम सिर्फ इधर उधर घूमने से भी नहीं होगा। दोनों के बीच एक थोड़ा आपको स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, स्मार्ट प्रिपरेशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एलिमिनेशन मेथड होना चाहिए, और ये सब तभी काम करता है व्हेन यू हैव द नॉलेज। ठीक है, विदाउट नॉलेज तो तुम सोचोगे कि नहीं ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं होगा। नॉलेज प्लस जो टेक्निक है, एलिमिनेशन मेथड है, दोनों मिलकर ही सिलेक्शन की तरफ आपको लेकर जाते हैं। ठीक है, इस बार यूपीएससी का भी पेपर देखा होगा आपने, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टेक्नोलॉजी लगाया कि ये 4 ऑप्शन होगा तो 2 गलत होगा, 5 ऑप्शन होगा तो 3 गलत होगा, और सारी टेक्नोलॉजी फेल हो गई। तो ऐसे टेक्नोलॉजी के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, आपको टू दी पॉइंट पहले चीजों को पढ़ना है एंड स्मार्ट गेसिंग अपना एक थिंकिंग के साथ डेवलप करना है। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन जब आंसर आ जाता है ना, उसके बाद वो लोग नया नया टेक्नोलॉजी लगा लेते कि ऐसे टेक्नोलॉजी से ये बन जाता है। एग्जाम में जाकर वैसे टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन एलिमिनेट जरूर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मखाना बोर्ड और बेंगलुरु, अच्छा ये बेंगलुरु अभी कहाँ देख लिया आपने, तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 7 निश्चय 3 ढांचे के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो 7 निश्चय 3 25 से 30 तक की नीति को कवर करता है, बिल्कुल करेक्ट। तो 3 जिसमें नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो भाई, है ना। नेक्स्ट जो है, इसका प्राथमिक लक्ष्य 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश को आकर्षित करना है, यह भी करेक्ट है। ये हमने एक टारगेट रखा है कि 7 निश्चय पार्ट 3 में
हम लोग 50 लाख करोड़ का जो निजी निवेश है उसको आकर्षित करेंगे, ठीक है। और इसके लिए जो है इतना 14,800 का बजट जो है निर्धारित किया गया, तो ये भी करेक्ट है। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी हो जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट है बिहार सेमीकंडक्टर मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क, ठीक है, 5 स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी, जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में इस पॉलिसी को पढ़ना, ठीक है। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी, सभी लोग आंसर करते रहेंगे, ठीक है। बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी, तो ये क्या कहता है कि अगर परियोजना लागत के प्रत्येक 100 करोड़ रुपए पर, कि 100 करोड़ रुपए का अगर लागत है तो 1 रुपए प्रति एकड़ की सांकेतिक दर पर भूमि आवंटित की जाएगी, ठीक है। समझना है ना, कि अगर प्रोजेक्ट के अंदर किसी ने 100 करोड़ का इन्वेस्ट किया है, ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी का हिस्सा है। अगर किसी ने 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ध्यान से सुनना, अगर किसी ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट पे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसे लैंड जो है वो दिया जाएगा, लगभग समझो कितना, 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर, 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर उसको, 1 रुपए के सांकेतिक मूल्य पर 1 एकड़ जमीन जो है उसको दिया जाएगा, ठीक है। प्रत्येक एकड़ के लिए उसको 1 रुपए देना पड़ेगा, जो कि एक सांकेतिक, एक टोकन मनी है। इसमें आने वाली तकनीकी कंपनियों के लिए पंजीकरण शुल्क में आंशिक छूट शामिल है। तो आंशिक छूट नहीं, अब देखेंगे पार्शियल वेवर्स इसमें नहीं है, इसमें पार्शियल वेवर नहीं है, ठीक है। पंजीकरण के अंदर जो है पूर्ण छूट इसमें शामिल है, तो इसमें से कौन सा कथन सही होगा, पहला सही होगा, ठीक है। आने वाली तकनीकी कंपनियों के लिए पंजीकरण में सारी चीजों में पूर्ण छूट नहीं है, लेकिन जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है, उस रजिस्ट्रेशन में आंशिक शुल्क, आंशिक छूट शामिल नहीं है, इसमें पूर्ण छूट शामिल है, पूर्ण छूट शामिल है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है भाई लोग, कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सभी लोग देखेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में आपको पता होगा कि बिहार का 2nd टाइगर रिजर्व इसको नोटिफाई किया गया, 2nd टाइगर रिजर्व, ठीक है, रिजर्व इसको नोटिफाई किया गया, ये तो आपको पता होगा। तो इसे राष्ट्रीय बाघ, और ये किसके द्वारा नोटिफाई किया जाता है, तो एनटीसीए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। ये किसके द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, मंजूरी दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा है यह हिमालय की तलहटी में फैला हुआ जो बड़े बाघों के लिए एक आदर्श स्थिति प्रोवाइड करता है, तो बिल्कुल रॉन्ग। आप इसको थोड़ा सा देख लेना कि बिहार में ये है कहाँ पे, कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करना, मैं आपको पूरे तरीके से इसको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, कि बिहार में किधर है ये पूरा मैं न्यू आपको दिखाता हूँ कि है ये कहाँ पे है ना। चलिए सभी लोग देखेंगे, ये है बिहार, और आपको पता होगा कि यहाँ पे शिवालिक का पोर्शन है, शिवालिक का विस्तार है, वेस्ट चंपारण में किसका विस्तार है, शिवालिक का विस्तार है, पता होगा आप लोग को। उसके बाद दिस इज द तराई रीजन, ये जो है ये कौन सा रीजन है, तराई रीजन है, तराई रीजन है, ठीक है। उसके बाद बीच में ये जितना है ये सभी का सभी प्लेन रीजन है, प्लेन मैदानी भाग है, और फिर नीचे यहां तक, ध्यान से देखना सभी लोग, यहां तक टिल औरंगाबाद, ये किसका विस्तार है, ये छोटा नागपुर का विस्तार है, और छोटा नागपुर का विस्तार है। और यहाँ पे 2 ऐसे जिले हैं, कैमूर और रोहतास, जहां पर किसका विस्तार है, विंध्य श्रेणी का विस्तार है, किसका विस्तार है, विंध्यन श्रेणी का विस्तार है, विंध्यन श्रेणी का विस्तार है। तो अब आप अब स्टेटमेंट पढ़ना सभी लोग, स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि यह हिमालय की तलहटी में, हिमालय की तलहटी में है क्या, ये बिल्कुल नहीं, ये हिमालय की तलहटी में नहीं है, ये किसका विस्तार है, विंध्यन रेंज का विस्तार है, ठीक है, विंध्यन श्रेणी का विस्तार है। और विंध्यन श्रेणी का विस्तार अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कौन 2 जिलों में है, विंध्यन श्रेणी का विस्तार बिहार में कौन 2 जिलों में है, तो कौन कौन से 2 जिले हैं बोलो, कैमूर, विंध्यन श्रेणी बिहार में कौन से 2 जिले में है,
तो दो जिले में है, पहला कैमूर और दूसरा रोहतास। ठीक है, दूसरा रोहतास, और इसे कैमूर का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? कैमूर का पठार कहते हैं। और यहाँ पे अवसादी चट्टानों की बहुलता पाई जाती है। कौन से चट्टान? अवसादी चट्टान की बहुलता पाई जाती है, और इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि जलप्रपात काफी ज्यादा मिलेगा। अभी रिसेंटली जलप्रपात का सेंसस हुआ है, आपको पता होगा, वाटरफॉल सेंसस हुआ है, और वाटरफॉल सेंसस में बताया गया है कि सबसे ज्यादा जो वाटरफॉल हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं? रोहतास में। पूरे बिहार में सबसे ज्यादा वाटरफॉल कहाँ पे मिल रहा है? बिहार में 29। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है? 29। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैमूर प्लेट्यू कहते हैं, कैमूर का पठार कहते हैं। बिल्कुल सही लिखा था आपने, कैमूर कैमूर का पठार कहते हैं, कैमूर का पठार कहते हैं। क्लियर है क्या? इसे क्या कहते हैं? कैमूर का पठार कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। एंड तो क्या हो जाएगा मिला जुला के? पहला का आंसर, पहला का स्टेटमेंट राइट है, दूसरा का रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि ये सबको मिलाना है। तो पहली बात तो समझ लेना, यहां पर याद रखने की बात क्या है कि बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सम्यक दर्शन संग्रहालय ये खोला गया है वैशाली में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के बारे में पढ़ना। इसके बारे में मैं बस 2-3 बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो संग्रहालय है, ये संग्रहालय पूरा बिना सीमेंट का बना हुआ है। पूरे जो स्थलाकृति है, पूरी जो संरचना है, वो खांच में पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है, जिससे कि लगभग ये 2500 सालों तक इस संग्रहालय की रहने की संभावना है। बहुत उच्च कोटि से की तकनीक से बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखना, बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ पे है? वैशाली में है। इसके बारे में फैक्ट कि ये कितने एकड़ में वगैरह वगैरह सारा कुछ प्रिपेयर कर लो। तो बी का जो होगा 2 हो जाएगा। तो बी का 2 देखो कहाँ है भाई? बी का 2 सिर्फ एक में है। तो बी का 2 नहीं, बी का क्या होगा? 1 है ना यहाँ पे, मतलब बी का 1। तो बी का 1 किधर है? बी का 1 यहाँ है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, बी का 1। अब ये देखो पहला शिल्पग्राम, तो पहला शिल्पग्राम आपको पता होगा जितवारपुर है, जितवारपुर मधुबनी में पड़ता है। तो पहला शिल्पग्राम जो है, पहला शिल्पग्राम वो कहाँ पे है? पहला शिल्पग्राम जितवारपुर, एंड इट इज फेमस फॉर मधुबनी पेंटिंग। आपको पता होगा मधुबनी पेंटिंग के लिए ये काफी फेमस है, मधुबनी पेंटिंग के लिए काफी फेमस है जितवारपुर। तो ऐसे आप आंसर्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट ये देखोगे, जीनोम बैच चल रहा है अभी, है ना, विद्यासागर सर ले रहे हैं क्लासेस। एनसीईआरटी पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं एक एक करके चीजों को, और 11th और 12th की एनसीईआरटी आपके लिए एकदम रामबाण की तरह है। तो अभी तक जो भी छात्र जीनोम बैच से नहीं जुड़े हैं, आप लोग जाइए, अभी जुड़िए। पूरा 11th 12th का एनसीईआरटी, क्योंकि देखो 2-3 सब्जेक्ट ही हैं जो आपके प्रिपरेशन को करवाते हैं। पहला हो गया आपका करंट अफेयर्स, दूसरा हो गया साइंस, तीसरा हो गया बिहार स्पेशल। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं, और हिस्ट्री भी है एक। ये 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको सिलेक्शन करवाते हैं। तो सिलेक्शन के लिए आप लोग जाइए, जुड़िए इस बैच से। बैच का नाम है जीनोम बैच, है ना। पूरा एनसीईआरटी 11th और 12th डिटेल में सर करा रहे हैं, आप उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो राज्य सरकार ने वाल्मीकि बाघ अभयारण्य में एक विशेष बाघ सुरक्षा बल की स्थापना की है। ठीक है, बाघ सुरक्षा बल एसटीपीएफ सभी लोग देखेंगे। बाघ, गुड आफ्टरनून भाई, आलोक भाई क्या हाल है? सब बढ़िया। तो देखेंगे क्वेश्चन को कि एसटीपीएफ यानी कि बाघ सुरक्षा बल, ठीक है, बाघ सुरक्षा बल की स्थापना की है बाघों के सुरक्षा के लिए। इसका प्राथमिक उद्देश्य बढ़ती बाघों की आबादी को सुरक्षित रूप से कैमूर बाघ अभयारण्य में स्थापित करना बिल्कुल नहीं। इसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य क्या है? बाघ सुरक्षा बल का उद्देश्य है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही बाघ सुरक्षा बल का उद्देश्य क्या है? सो समझना, बाघ सुरक्षा बल का उद्देश्य है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही, है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ही, ठीक है, क्या करना? वीटीआर में ही किसकी रक्षा करना? बाघों की रक्षा करना। इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की बात नहीं है, स्वस्थानीय संरक्षण की बात है, स्थानीय इन सेटू कंजर्वेशन की बात है, स्वस्थानीय संरक्षण की बात है। इसको हम लोग इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं, इन सीटू
कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? दूसरा रॉन्ग है, तो ए राइट है और दूसरा क्या है? रॉन्ग है। तो आंसर ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये कालक्रम वाला है, ये देख लेना ने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि मैनहोल एम्बुलेंस। अब ये मैनहोल एम्बुलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको चाहता हूं कि एक बार थोड़ा डिटेल में बता दूं कि ये मैनहोल एम्बुलेंस है क्या। मैनहोल एम्बुलेंस, ये ऐसे भी आपको जानना चाहिए। मैनहोल एम्बुलेंस ये क्या है, सो समझना भाई लोग, ध्यान से सुनना सभी लोग। क्या हुआ, कॉन्सेप्ट समझना कि आपको पता होगा कि रोड्स के ऊपर कई जगहों पे, देखना ध्यान से, तब तक आप लोग क्वेश्चन भी देख सकते हो। रोड्स में क्या होता है कि कई जगहों पे गड्ढे वड्ढे बने होते हैं, और इसमें के कारण क्या होती है, कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। गड्ढे बने होते हैं और सीवर्स होते हैं, ठीक है, सीवरेज वगैरह होते हैं, तो लोगों की डेथ हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है और उस क्रम में अगर कुछ हुआ, एम्बुलेंस के लाने में देरी हो गई, तो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए ये मेनहोल एम्बुलेंस की जो है वो क्या की गई है, स्थापना की गई है। तो अब क्या कहता है, सो समझना कि ये क्या कहता है, पहला पॉइंट कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नेटवर्क का उपयोग करके पूर्व अनुमानित बुनियादी ढांचा का रख रखाव करना। तो ऐसा इसके अंदर नहीं है कि पुराना मतलब ये करने की बात नहीं है। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा विकेंद्रीकृत स्वच्छता प्रबंधन, तो इसकी बात नहीं है, लोगों को बचाने की बात है। समयबद्ध और त्वरित प्रक्रिया वाली नागरिक खतरा समन व्यवस्था की, अगर क्या होता है कि टाइम बाउंड, टाइम के अंदर रैपिड रिस्पांस, जल्दी से रिस्पांस करके सिविक हजार्ड मिटिगेशन करने की बात है। ठीक है, जो नागरिक का खतरा है उसको खत्म करने की बात है। तो आंसर विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं कि नीले काले पत्थर की मूर्ति तराशने में विशेषज्ञता रखने वाला गया की एक स्थानीय शिल्पकार हाल ही में हुए राज्य के किस विकास से सीधे लाभान्वित होंगे। ठीक है, तो आपको पता ही होगा, मैंने आपको कई बार बोला है, फिर से बता देता हूं कि गया में जो क्या हुआ था, मैं इसकी पूरी कहानी बता देता हूं कि गया में क्या हुआ था, विष्णुपद मंदिर का निर्माण हो रहा था। और जब विष्णुपद मंदिर का निर्माण हो रहा था, कॉन्सेप्ट समझना सभी लोग, जब विष्णुपद मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो उस मंदिर को बचाने के लिए, उस मंदिर के निर्माण के लिए, उसका शिल्प कला निर्धारित करने के लिए अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था, राजस्थान से कुछ जो समुदाय थे जो कि पत्थरों को की नक्काशी किया करते थे, उनको जो है बुलाया था, और वो गया के एक गांव में बस गए, जिनको हम लोग, जिस कला को हम लोग पत्थर कट्टी कला कहते हैं। यद्यपि कि ये काफी दिनों तक ये लोग थे, लेकिन अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसको जीआई टैग जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखना, तो पत्थर कट्टी, तो गया जी का एक स्थानीय शिल्पकार हाल ही में हुए राज्य के किस विकास से सीधे लाभान्वित होंगे, तो पत्थर कट्टी कला, पत्थर कट्टी कला को भौगोलिक संकेतक प्रदान करना, पत्थर कट्टी कला को जीआई टैग, द अवार्डिंग ऑफ जीआई टैग टू द पत्थर कट्टी स्टोन आर्ट, याद रहेगा सभी को। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा आपने, रेड स्टोन, बेसिकली इसमें ब्लैक स्टोन रहता है ना, ज्यादातर ब्लैक स्टोन रहता है और ब्लैक स्टोन को कट किया जाता है। नेक्स्ट है, पटना में उद्घाटित, जून 2025 में पटना में उद्घाटित बिहार की पहली 2 मंजिला ऊंची सड़क को रणनीतिक रूप से इस प्रकार बनाया गया है कि इसका निचला तल निम्नलिखित में से, तो देखो बिहार में पहला डबल डेकर बनाया गया है, और ये पटना कॉलेज से बीएन कॉलेज को जो है ना कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, ये बनाया गया है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपको पटना, इसमें 2 मंजिल है, आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 मंजिल है। ठीक है, तो ये थोड़ा देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एसएमआर को नवादा से बांका स्थानांतरित करने का कारण क्या था, तो क्या था, सो समझ लेना, फैक्ट्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर कंपोनेंट्स दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द फाइनेंशियल रिस्क एंड द कंस्ट्रक्शन टाइम। ठीक है, क्या कह रहा है, फैक्ट्री फैब्रिकेटेड मॉड्यूलर कंपोनेंट, जो मॉड्यूलर कंपोनेंट चाहिए, है ना, वो यहाँ पर नवादा के पास में
जो मॉड्यूलर कंपोनेंट चाहिए आपको स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए, ठीक है, वो आपको ज़्यादा कहाँ पे मिल रहा था, बांका में मिल रहा था। ठीक है, जो कंपोनेंट्स थे, जो फैक्ट्री को बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए थे, वो कंपोनेंट्स कहाँ पे मिल रहे थे, ज़्यादातर वो बांका में मिल रहे थे। इसलिए बांका में इसको क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग आंसर करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे। सभी लोगों ने आंसर किया, बी बी बी, वेरी गुड, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर देना कि आईआईटी पटना के सहयोग से मगध विश्वविद्यालय में स्थापित एआई उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किसके लिए, किस भाषा के लिए तैयार किया गया है। तो ये भी जो है एआई उत्कृष्टता केंद्र, ये भी गया जी में तैयार किया गया है, गया जी में स्थापित किया गया है। पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है कि ये जो इसके आसपास में मगही, मैथिली और भोजपुरी भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उनको, उनके लिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स के रूप में इसको तैयार किया जा रहा है। लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स का मतलब क्या है कि स्थानीय भाषा में चीज़ों को, स्थानीय भाषा में चीज़ों को प्रोवाइड करना, स्थानीय भाषा में नॉलेज प्रोवाइड करना, स्थानीय भाषा में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, स्थानीय भाषा में इंफॉर्मेशन जो सूचनाएं हैं वो सूचनाओं को प्रोवाइड करना, इसके लिए किया जा रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि मगध विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है एआई उत्कृष्टता केंद्र, याद रखेंगे सभी लोग, मगध विश्वविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश किया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, तो गया जी में। और ये किन लैंग्वेज के लिए है, एनएलपी है, मतलब प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण है, मगही, मैथिली और भोजपुरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। और आप लोग को बता दूं, मैं बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। आपको मैं बता दूं कि यूट्यूब पे डेली बेसिस पे, है ना, बहुत सारे, मैं थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको शेयर कर देता हूं कि जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है, आपने पढ़ा तो होगा ही, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, क्या क्या, पहला साइंस, राइट, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा हिस्ट्री और चौथा बिहार स्पेशल, ठीक है। ये सारे के सारे चीजों का लेक्चर्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर्स हैं वो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक का जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस सबके साथ डेली बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम आने वाले हैं। आप लोग के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करने वाले हैं, बहुत सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। एकदम आप जुड़े रहिए और क्वालिटी कंटेंट के साथ, ऐसा नहीं कि बस देख के बस ऐसे टिक मारने वाला नहीं। आप देख भी रहे होंगे किस तरीके से मैं एनालिसिस कराता हूं, और हमारी पूरी टीम के लोग, है ना, आपको किस तरीके से क्वेश्चंस के एनालिसिस करा के देते हैं। वैसे क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे अगर आप अभी से डेली बेसिस पे क्वेश्चंस कराते गए तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन है, जो कि मैं ह्यूज इन्फॉर्मेशन तो देने ही वाला हूं, लेकिन आप लोग को एक छोटा सा और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस सैटरडे जो है ना, करंट अफेयर्स का एक टेस्ट है जिसका नाम हमने रखा है संपूर्ण करंट अफेयर्स। इस सैटरडे, इसी सैटरडे को है संपूर्ण करंट अफेयर्स, और इस संपूर्ण करंट अफेयर्स का टेस्ट सभी छात्रों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। संपूर्ण करंट अफेयर्स टेस्ट, संपूर्ण करंट अफेयर्स टेस्ट, जिसमें जनवरी 2025 से मई 2026 तक के डेटा पूछे गए हैं। और बिल्कुल बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, सारे कुछ को इसमें, ठीक है, इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है भाई, तुरंत क्वेश्चन नहीं मिटा रहा हूं मैं, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसको, है ना, तो ये सारी चीजें आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। हिस्ट्री मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में हिस्ट्री भी स्टार्ट हो रहा है, तो सारे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सूचना वो ये है, सबसे महत्वपूर्ण सूचना वो ये है कि आप सभी के लिए, है ना, एक टेस्ट सैटरडे को एकदम ओपन टेस्ट है। इसके लिए लिंक जो है वो दिया गया है, आप लोग
परफेक्शन आईएएस टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं, सभी छात्र परफेक्शन आईएएस टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं और उस टेलीग्राम चैनल से आप लोग को लिंक दिया गया होगा, आप उस लिंक को डाउनलोड कर लें। और ऑफलाइन में ये टेस्ट फ्री है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन में फ्री है, ये ऑफलाइन में फ्री है। एक एक छात्रों के लिए हम खुद से क्वेश्चंस बना के उसका मॉडल आंसर विथ मॉडल आंसर, मैं बोल रहा हूँ विथ मॉडल सॉल्यूशन आंसर, ये टेस्ट सभी छात्रों के लिए हमने फ्री कर दिया है। जाओ और देखो कि पूरा करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन आपका कैसा चल रहा है। ठीक है, तो आप सभी छात्रों के लिए है ना, ये हमने फ्री किया है। आप अभी ये परफेक्शनाइज टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिलेगा फ्री में, वो उस लिंक को पे अपना फॉर्म फिल करेंगे और अपने टेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट कह रहा है कि समस्तीपुर और भागलपुर में भारत का पहला है ना बीज बैंक जो है वो स्थापित किया गया है, बीज जीन बैंक स्थापित किया गया है। तो क्यों स्थापित किया गया है, इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि क्यों इसको स्थापित किया गया। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। थैंक यू इन्फो सेंटर, है ना, थैंक यू, आपने बोला कि करंट अफेयर्स क्लास आपकी बेहतर है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो देखो एक बीज जीन बैंक की बात हम लोग कर रहे हैं, सभी लोग ध्यान से सुनना, बीज जीन बैंक। अब ये क्या है कि हमारे जो मतलब अब ऐसे बीजों को बनाना है जो कि क्या है कि ऐसा बीजों को बनाना है जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, है ना, क्लाइमेट यानी कि क्या बोलते हैं उसको, जलवायु से प्रभावित बहुत ज्यादा नहीं होता हो। ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट हो, किसी भी क्लाइमेट में हो जाने वाला हो। ठीक है, वैसे बीजों का निर्माण करना है, रोग प्रतिरोधी हो। तो रोग, इसका आंसर क्या होगा, रोग प्रतिरोधी जलवायु अनुकूल किस्मों को विकसित करने के लिए जर्म प्लाज्म की सटीक पहचान सुनिश्चित करना। इसके लिए आपको समस्तीपुर में पहला जीन बैंक जो है वो स्थापित किया गया है। ठीक है भाई, पहला जीन बैंक स्थापित किया गया है। थैंक यू आलोक भाई, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को तो देखते हैं, और यहां पर मैं आपको बता दिया मैंने कि सभी छात्रों के लिए, फिर से मैं यहां पे बता देता हूं, संपूर्ण सभी छात्रों के लिए मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देता हूं। संपूर्ण करंट अफेयर्स का टेस्ट है, संपूर्ण करंट अफेयर्स का टेस्ट है 150 क्वेश्चंस का, और ऑफलाइन 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 ये टेस्ट है, और इसको आप हमारे डिफरेंट सेंटर्स पे दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और कोई भी छात्र इसको आकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था। आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक से जुड़े विभिन्न बारहमासी भूजल स्रोत के बिहार के निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल को हाल ही में 78 भारतीय राष्ट्रीय जल विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। तो राष्ट्रीय जल विरासत स्थल भारत में 78 हैं। जल विरासत का मतलब क्या है कि यह एक विरासत स्थल है, ठीक है, लेकिन कैसा स्थल है, जलीय विरासत स्थल है। तो बिहार के 2 जल विरासत स्थल हैं जो कि राष्ट्रीय जल विरासत स्थल की सूची में शामिल है। पहला जो है वो पटना में है, अगम कुआं, और दूसरा जो है वो शेरशाह सूरी का मकबरा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कि 2 कौन में, ये भी हैं और ये भी हैं, ये दोनों बिहार से हैं, ये दोनों बिहार से हैं, और किस सूची में शामिल है, दोनों बिहार से हैं, और ये राष्ट्रीय जल विरासत सूची में शामिल है। तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय जल विरासत स्थलों की सूची में शामिल बिहार के 2 स्थल कौन कौन से हैं, तो बिहार के 2 स्थल कौन कौन से हैं भाई, तो एक अगम कुआं, दूसरा शेरशाह सूरी का मकबरा। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है सम्राट अशोक से जुड़े, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगम कुआं हो जाएगा। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, अगम कुआं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में जो है वह प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या में काफी कमी आ गई है, और ये जो है प्रति 1000 लड़कों पर ये घट के 891 लड़कियां हो गई हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि बिहार के 2026 के नगर निकाय चुनाव के दौरान पहली ई वोटिंग प्रणाली विकसित की गई थी। पहली ई वोटिंग प्रणाली
प्रयोग में लाई गई थी। और ये जो पहली ई वोटिंग प्रणाली, आंसर करेंगे सभी लोग, पहली ई वोटिंग प्रणाली जो है उसका नाम क्या है? ठीक है, पहली ई वोटिंग प्रणाली का नाम क्या है जो कि बिहार के नगर निकाय उपचुनाव के दौरान यूज किया गया था, और इसे सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया है, सीडेक के द्वारा डेवलप किया गया है। तो 22 का अगेन जो आंसर है वो क्या है? बी है, ESSCSCCBHR। वेरी गुड, है ना? आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, बस देख के आंसर मत करना आप लोग, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बियडा के ढांचे के तहत उभरते हुए विनिर्माण केंद्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कहां पर विशेष बैग विनिर्माण समूह, बैग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां बनाया गया है? सो मैं बता देता हूं, ये पहला भारत का पहला बैग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, और भारत का पहला बैग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया गया मुजफ्फरपुर में, और उस औद्योगिक क्षेत्र का नाम है बेला औद्योगिक क्षेत्र। तो कहां पे बनाया गया? बेला औद्योगिक क्षेत्र मुजफ्फरपुर में, भारत का पहला, ठीक है। एंड फर्स्ट पोर्टर जो है मुन्ना कुमार एंड गुड्डी कुमारी, ठीक है, ओके। तो इसका जो आंसर होगा मुजफ्फरपुर होगा, याद रखना है मुजफ्फरपुर, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ठीक है भाई लोग। आंसर क्या होगा? मुजफ्फरपुर, वेरी गुड, ठीक है। इसका आंसर मुजफ्फरपुर होगा। यह भारत का पहला बैग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ चमड़ा से जुड़े जो उत्पाद हैं उनका उत्पादन और पूरा प्रसंस्करण, जितनी भी चीजें हैं वो की जाएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, नवनिर्मित बिहार ग्रामीण बैंक के संबंध में आपने सुना होगा कि रिसेंटली बिहार ग्रामीण बैंक का निर्माण किया गया है। अब ये कोई नया बैंक नहीं है, बिहार के जो दो ग्रामीण बैंक थे, एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, इन दोनों को मर्ज करके आप लोग आंसर कर रहे हैं, तब तक मैं आपको कुछ कुछ बातें बताता रहता हूं। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक दोनों को मर्ज करके एक बिहार ग्रामीण बैंक का निर्माण किया गया है, और अब ये सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है, सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक है, जिसका नाम है बिहार ग्रामीण बैंक। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो था उसका मुख्यालय जो था मुजफ्फरपुर में था, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक जो था उसका मुख्यालय पटना में था, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक नेटवर्क बन चुका है। सबसे ज्यादा यह डीबीटी को ट्रांसफर करना हो गया किसानों के खाते में, या जितनी भी चीजें हैं किसानों से संबंधित, इसमें सबसे ज्यादा योगदान इसी बैंक का रहता है। तीसरी बात मैं बता दूं कि यह जो बैंक है, जो भी ग्रामीण बैंक होते हैं, इसमें तीन स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट होता है, तीसरा स्पॉन्सर्ड बैंक होता है। एक ऐसा बैंक होता है जो पैसा लगाकर ग्रामीण बैंकों का निर्माण करता है। तो ये जो ये बिहार ग्रामीण बैंक है, इसके दो स्पॉन्सर बैंक हैं, एक है आपको एसबीआई और दूसरा है पीएनबी। तो अब देख लेते हैं कि इसका गठन उत्तर ग्रामीण बैंक और दक्षिण ग्रामीण बैंक के विलय से हुआ है, बिल्कुल सही। यह बिना किसी अन्य केंद्रीय बैंक की भागीदारी के विशेष रूप से एसबीआई द्वारा स्पॉन्सर्ड है। तो सिर्फ एसबीआई द्वारा नहीं, एसबीआई प्लस पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा स्पॉन्सर्ड है। और इसमें आप देखेंगे तो सेंटर का जो परसेंटेज होता है वो 50% होता है, ठीक है भाई। केंद्र का जो परसेंटेज होता है वो 35%, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक होते हैं उनका परसेंटेज होता है 15%। तो इन तीनों में आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। तो आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा, पढ़ा होगा, ठीक है, और चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल फिर और 50 क्वेश्चंस, 25-30 क्वेश्चंस के साथ हम लोग आएंगे और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एग्जाम के लिए फोकस रहिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। अब आपको मैं हिस्ट्री भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। अभी तक हमने आपको क्या क्या करा रहा हूँ, मैं करंट अफेयर्स करा रहा हूँ आपको। आपने देखा होगा कि साइंस चल रहा है, ज्योग्राफी के सेशंस चल रहे हैं, अब हिस्ट्री के सेशंस भी रेगुलरली चलने लगेंगे, और बिहार स्पेशल के भी। तो ये 4-5 चीजें हैं, इन चीजों को हम लोग को पुख्ता करना है और रिजल्ट को बेहतर करना है। मिलते हैं तब तक इसी तरीके से। आप सभी का विश्वास बना रहे, है ना। कल, थैंक यू सर, और कल बिल्कुल कल मिलते हैं, बिल्कुल आई विल कंप्लीट इट ऑन यूट्यूब, ठीक है विकास।
मैं इसे यूट्यूब पर ही कंप्लीट करूंगा सर, यूट्यूब पे ही पूरा कराऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। इसी तरीके से प्यार बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।